साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी के प्रमुख लेखक सीतेश आलोक जी की लिखी हुई कहानी वापसी। सीतेश आलोक जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक व समाज सेवक थे। प्रस्तुत है उनकी कहानी वापसी। घर से निकले हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन बीच में सड़क खराब होने के कारण हम लोग 30 मील से अधिक नहीं आ पाए थे। खोरी से बड़गांव तक के 6 मील तो मुश्किल से ही पार हुए। वो हिस्सा इतना धूल भरा था और सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि घंटे में 5-6 मील की रफ्तार बनाए रखना भी कठिन ही लग रहा था। धूल से बचने के लिए शीशे चढ़ाए तो नीचे की ओर से धूल भरने लगी। मैं रह रहकर सोच रहा था कि अगर इतना पता होता तो इधर आने का दौरा ही न बनाता। रामू का क्या था, उसे तो बस पर भी भेजा जा सकता था। कहीं साफ पानी मिले तो रोकिएगा, मुंह धोकर चाय पिएंगे। अंजू ने कहा तो लगा कि धूल के कारण एक अजीब सी कसमसाहट महसूस हो रही थी और बड़ी देर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चाय पीने का मन हो आया। पानी मिलेगा इधर कहीं? क्यों रे रामू? मैंने पूछा। मिलेगा साहब, आगे चौपुरा में पानी का नल लगा है, बड़ा ठंडा पानी है, बहुत लोग वहाँ रुकते हैं पानी पीने को। रामू ने विस्तार में उत्तर दे डाला। वो उम्र में बड़ा तो नहीं, लेकिन 13 साल की आयु में ही काफ़ी वयस्क हो गया था। फिर इस रास्ते पर तो पिछले 3-4 साल में 4-5 चक्कर लगाए ही थे उसने। 2 बार तो बस पर गया था, बाकी मैं ही उसे किसी आने जाने वाले के साथ जीप पर भेज दिया करता था। माँ से मिल आता था तो वो भी कई दिन बहुत खुश रहता था। चौपुरा से 8 मील आगे ही मेली तहसील थी, जहाँ इंस्पेक्शन के नाम पर मैंने दौरा रख लिया था। चौपुरा पर मुंह हाथ धोकर ताज़ा हो जाने की बात इसलिए भी ज़रूरी लगी क्योंकि वहाँ दोबारा तो जाने वाला होना नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेली के लोग मुझे पहली और अंतिम बार इस धूल भरे हाल में देखकर याद करते रहें। रास्ते में अंजू ने अपना सिर ढक तो रखा था, फिर भी अच्छा ही था कि वो भी अपना मेकअप ताज़ा कर ले। ठंडे पानी के नल के पास ही एक घनी छांव वाला पेड़ था और पेड़ के नीचे पक्का चबूतरा भी बना था। हम वहाँ बैठे तो रामू दौड़ कर गया और 2-3 बार में इतना पानी ले आया कि हम सब हाथ मुंह धो सकें। चाय पीने के बाद जब रामू थर्मस और प्याले धोने चला गया तो मैंने अंजू से कहा था, बहुत होशियार बना दिया है इसे तुमने, अब दूसरा कोई बुद्धू मिलेगा तो पता चलेगा। क्यों, जब आया था तो क्या यह कुछ कम बुद्धू था? इसे काम सिखा दिया तो क्या दूसरे को नहीं सिखा पाऊंगी? अंजू ने कुछ चिढ़ते हुए उत्तर दिया। नहीं, ये बात नहीं, नए नौकर को सिखाने में 1-2 महीना तो लगेगा ही, वही मेहनत नए सिरे से। वो तो है ही, पर क्या किया जाए? अंजू ने कुछ उदास होते हुए कहा था। लगभग 3 साल पहले जब रामू आया था तो सचमुच बिल्कुल बुद्धू सा ही था। मैंने देखा था कि घुटे सिर का एक दुबला पतला सा कोई 10-11 साल का लड़का बगल में पोटली सी दबाए हाथ जोड़कर नमस्ते करने की कोशिश कर रहा है। उसके बदन पर एक जांघिया बनियान भर था जो धुला हुआ होने के बावजूद गंदा ही दिख रहा था। पेशकार ने बताया था, सीधा लड़का है साहब, अभी कुछ जानता तो नहीं लेकिन जल्दी ही सीख जाएगा। गांव का है साहब, इसलिए ज़रा इत्मीनान रहेगा, वरना कुछ सीखे सिखाए तो यहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या लेगा, कुछ बताया है इसने? मैंने बात काटते हुए कहा। लेगा क्या साहब, जो आप दे देंगे वही ठीक है। वैसे तो इन लोगों को 2 समय का खाना देते रहें तो आपका गुण गाएंगे। आजकल गांव में मिलता ही क्या है, घी दूध वाले ज़माने कहानी हो गए साहब। फिर भी मुझे फिर बात उठानी पड़ी, कुछ तो दिया ही जाएगा। गांव में से खाने को नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। नहीं, बात यह है साहब कि इसके बाप की वैसे तो 2-1 बीघे की खेती है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, गुजारा नहीं चलता। इसका बाप तो यही गुण गाएगा कि आप इसे खाना दे रहे हैं। वैसे साहब मैंने 5 रुपये महीना बोल दिया है। 5 रुपया कम था, ये मैं जानता था। आम तौर पर 12-15 रुपये पर नौकर मिलते थे। मैंने सोचा था कि कुछ दिन ऐसे ही देख लिया जाए रखकर, फिर जब कुछ काम सीख जाएगा तो बढ़ा देंगे। अंजू को भी उसे देखकर कोई खुशी नहीं हुई थी। इतना ही कहा था उसने, इसे सिखाने में तो बरसों लग जाएंगे। लेकिन अंजू की बात गलत निकली। जल्दी ही रामू के बारे में हमें अपनी राय बदलनी पड़ी। वो अनाड़ी तो था लेकिन होशियार और मेहनती।
2 सप्ताह में ही वो कई काम सीख गया। सुबह अपने आप चाय बना लाता और जगाने के बाद पहले नमस्ते करता। प्लेट प्याले धोना, रखना और घर के छोटे मोटे सभी काम। रामचरण खाना बनाता तो रामू उसका हाथ बटाने के साथ सब कुछ सीखने को भी उत्सुक दिखाई देता था। वो जल्दी ही ये भी जान गया कि किसी मेहमान के आने पर कैसे नमस्ते करके उसे ड्राइंग रूम में बिठाना है और अगर हम लोग घर पर ना हों तो कैसे स्लिप पर उनका नाम लिखा लेना है। पहले ही दिन सब काम निपटने के बाद वो मेरे पांव दबाने को आ पहुंचा था। बहुत मना करने पर भी बड़े आग्रह से उसने पांव दबाना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी उसका आग्रह और टेनिस खेलकर थके पैरों को उसके हाथ का जादू कुछ भला सा लगा। उसके प्रति दया हो आई और प्यार भी। मैंने कहा था, ऐसे पैर दबाएगा तो हमारी आदत बिगड़ जाएगी, रोज़ दबाना पड़ेगा। रोज़ दबाएंगे साहब? संक्षिप्त सा उत्तर। किसने कहा था पैर दबाने को? मैंने पूछा। वो सिर झुकाए दबाता ही रहा, बोला कुछ नहीं। बोल ना, किसने भेजा तुझे पैर दबाने को? मुझे डर था कि कहीं अंजू ने ना कहा हो या शायद पेशकार ही ये शिक्षा दे गया हो। बापू ने कहा था। बापू ने? मुझे कुछ राहत मिली। और क्या कहा था तेरे बापू ने? मेरे स्वर में हल्कापन आ गया था। और कुछ नहीं, वो संकोच करने लगा। और कुछ नहीं कहा, बोलना, मैंने आग्रह किया। और कहा था कि खूब काम करना, साहब को, मेम साहब को कभी गुस्सा नहीं करना। और मैं देख रहा था कि वो नन्हा सा निरीह सा प्राणी अपने बापू के आदेश को कितनी लगन से पूरा कर रहा है। बहुत कुछ सोचते सोचते मुझे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह चाय पीते समय अंजू ने बताया कि मेरे सोने के बाद वो अंजू के पैर दबाने गया था। अंजू के पूछने पर बहुत सी बातें बताई उसने। यही सब कि उसका एक छोटा भाई भी है, माँ बड़ी अच्छी है, आने नहीं दे रही थी। बाप भी अच्छा है लेकिन कभी कभी मारता है, खाने को पूरा नहीं पड़ता। खेती के अलावा बाप बीच बीच में मजदूरी भी करता है। गांव में स्कूल भी है लेकिन वो 2 दर्जा तक ही पढ़ा था, फिर पढ़ाई छूट गई। अच्छा लड़का है, अंजू ने कहा था, जल्दी ही सीख जाएगा। पैर दबाता है इसलिए अच्छा है, क्यों? अंजू शरारत से बोली थी, तो आप भी कुछ कोशिश किया कीजिए अच्छा बनने की। मैंने कसकर उसका गाल न कोट लिया और वो उई माँ करती हुई भाग खड़ी हुई। अंजू की बात सही निकली। जितनी हमने आशा की थी उससे जल्दी ही सब काम सीख रहा था रामू। मैंने 3 महीने बाद उसकी तनख्वाह 7 रुपये कर दी। रामू का बाप मिलने आया तो कुछ खुशी ही लगा था। 15 रुपये उसके हाथ पर रखते हुए जब मैंने पैसे बढ़ाने की बात कही थी तब वो और भी खुश हो गया था। कहने लगा, बड़ी कृपा है आपकी साहब, आप तो अन्नदाता हो इसके, हमारे तो भगवान हुए। अन्नदाता किस बात के भाई? ये तो अपनी ही मेहनत का खाता है। वैसे तो मैंने कहने के लिए ही कह डाला लेकिन उसकी बात के लहजे ने मुझे संकोच में डाल दिया था। भाग की बात है साहब, 10 बरस का होते ही हमने रोटी कमाने भेज दिया, क्या करें साहब। इसकी माँ रोती थी, कहती थी कि दूर नहीं भेजो, लेकिन हमने कह सुन के साल भर के लिए राजी कर लिया था उसे। कहा कि अगले बरस फसल अच्छी हो जाए तो बुला लेंगे रामू को। वो बताता जा रहा था। मुझे इसकी बातों में रामू को लौटा ले जाने की भूमिका का आभास हो रहा था। नौकर मिलने के झंझट तो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। फिर यह कि जो काम में अच्छा साबित हुआ हो और जिसे सिखाने में मेहनत भी लगाई गई हो, उसे वापस भेजने की बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। फिर इधर तो बेबी भी उससे बहुत हिल गई थी। मैंने कहा, ठीक है, जब मन हो ले जाना, लड़का है तुम्हारा ही है, लेकिन वहाँ क्या करेगा? यहाँ काम सीख गया है, दोपहर को 2 घंटे स्कूल में पढ़ने भी जाता है। यहाँ बना रहा तो पढ़ भी जाएगा और बड़ा होने पर हम उसे और कुछ नहीं तो चपरासी तो लगवा ही देंगे। उस पर कुछ असर तो हुआ लेकिन शायद बहुत नहीं। कृपा है सरकार, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। कहती है कि कुछ रुपया जोड़ के ज़मीन और ले लो, अपनी हंसली करधनी भी देने को तैयार है। कहती है कि लड़के को साथ ही काम पे लगाओ, दूर नहीं भेजो। अब औरत जात है साहब, मानती नहीं तो क्या करें। उस समय तो लगा था कि रामू साल भर बाद लौट ही जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कर्जा पूरा नहीं उतर पाया था, इसलिए उसके बाप ने उसे वापस नहीं बुलाया। इधर रामू की तनख्वाह बढ़ते बढ़ते 10 रुपये हो गई थी। इस बीच वो 2 बार घर हुआ आया। माँ का आग्रह वैसा ही बना था।
उसके बाप ने जैसे तैसे 3 कट्ठा ज़मीन और ले ली थी और उसकी माँ से पक्का वादा किया था कि अब की फसल के बाद रामू को ज़रूर वापस बुला लेगा। रामू की अपनी कोई इच्छा नहीं थी जैसे, शायद ना तो वो पूरी तरह से जाना ही चाहता था, ना रुकना ही चाहता था। हमने बातों ही बातों में उससे पूछना भी चाहा, क्यों रे रामू, तू जाना चाहता है या काम करेगा यहाँ? या कभी वहाँ जाएगा तो याद आएगी हम लोगों की? ये भी पूछा कि गांव जाकर पढ़ना लिखना तो भूल ही जाएगा। लेकिन रामू ऐसे सवाल सुनकर अपनी सारी हंसी भूल जाता, अचानक गुमसुम सा हो जाता। बहुत पूछने पर पता नहीं, या बस इतना कि अम्मा कहती है कि चले आओ। उसके वापस लौटने का दिन भी आ ही पहुंचा। मैंने स्वयं ही होली के बाद भेज देने को कहा था। इत्तेफाक की बात कि कई महीनों से मेली का इंस्पेक्शन भी टलता आ रहा था। मेली से 7 मील पूर्व की ओर चिड़िया झील है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में तरह तरह के पक्षी आकर जमा हो जाते हैं। झील की बड़ी चर्चा सुन रखी थी। लोग दूर दूर से पक्षियों को देखने आते थे, बस हम ही लोग थे जो जा नहीं पाए थे। उसी रास्ते में पुरवा पड़ता था, रामू का गांव। प्रोग्राम इस तरह बना कि मेली इंस्पेक्शन के बाद रामू को पुरवा उतार कर झील देखते हुए हम लोग वापस लौटेंगे। इंस्पेक्शन में देर नहीं लगी। दोपहर के खाने का प्रबंध वहीं था। रामू के काम छोड़ने की बात सुनकर तहसीलदार ने कुछ तेज होते हुए कहा था, साहब कहें तो रामू काम नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, उसका बाप नहीं मानता, 3 साल से ले जाने की रट लगाए है, मैंने टालते हुए कहा। उनके बाप का भी बाप मानेगा? आप हुक्म करें, 2 डंडे लगेंगे तो सीधा हो जाएगा, उसने कुछ और तेज होते हुए कहा। अरे नहीं, जाने दो उसे, हाँ कोई दूसरा देखना। जैसी आपकी मर्जी, दर्जनों मिलेंगे यहाँ तो, फसल हुई नहीं है, फाके ही फाके पड़ रहे हैं यहाँ सबके। पूर्वा पहुँचने पर अपना सामान उतारते हुए रामू के चेहरे पर मैंने कुछ पढ़ना चाहा था। घर पहुँचने की प्रसन्नता, या सच पूछा जाए तो मैं उसके चेहरे पर कहीं कुछ दुख देखना चाहता था। काम छूटने का दुख, अच्छे मालिक मालकिन से दूर जाने का दुख। ऐसा कोई भाव कहीं उसके चेहरे पर देखकर शायद मेरे अहम को कुछ तृप्ति मिलती, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, एकदम भाव शून्य। जाने किस उथल पुथल ने उसके चेहरे को बिल्कुल सपाट बनाकर छोड़ दिया था। अंजू भी शायद कहीं वैसा ही भाव ढूंढ रही थी। जा अपने बापू को बुला ला, मैंने रामू से कहा। मुझे रामू के पैसे चुकाने थे, सोचा साथ ही साथ बाप के हाथों में बेटे को भी सहेज दूं। कुछ बच्चे कार के चारों ओर जमा होने लगे थे, कुछ कौतूहल से और कुछ भय से। रामू को लौटने में 8-10 मिनट ही लगे होंगे। उसके बापू के साथ 3-4 आदमी और थे। बड़े भाग हमारे सरकार जो आपके दर्शन हुए। आपने काहे तकलीफ़ करी, हमें हुक्म देते तो हम आ जाते। रामू तो बड़े गुण गाता है आपके। थोड़ा जलपान करें साहब। पीछे ही कुर्सियाँ आती दिखाई दी। वहीं एक घने पेड़ के नीचे हमें बैठाया गया, या यूँ कहें कि हमें बैठना पड़ा। मैंने हीरा के हाथ पर 50 रुपये रखते हुए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे जाना था और समय कम था। लेकिन बिना जल पिए कुछ सेवा तो करने दें सरकार। मैंने हीरा से हंसते हुए पूछा, क्या भाई अब तो खुश हो? आ गया ना रामू? आ गया साहेब। उसके गले में जैसे कुछ अटक रहा था। बेटा आए तो खुशी तो होती ही है सरकार, लेकिन क्या? जो सुख आपके यहाँ था वो हमारे घर में कहाँ मिलेगा इसे? कोई परेशान तो नहीं करता था ये आपको? नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है तुम्हारा, मैंने कहा। तभी किसी ने हीरा के हाथ में एक दोना ला कर दिया। दोने में कुछ बताशे थे और कुछ सूखे हुए से मोतीचूर के लड्डू। यही रूखा सूखा है सरकार यहाँ तो, हीरा कहने लगा। ये तो बड़ा अच्छा है, कहते हुए पेट भरा होने पर भी मुझे एक लड्डू लेना पड़ा। अंजू ने बताशा उठाया। रामू की माँ अंजू के पास पहुंच चुकी थी और उसके पैरों की ओर झुकी जा रही थी। अब आज्ञा दीजिए, मैंने उठने की कोशिश की। सरकार, एक विनती थी, हीरा कहने लगा। हाँ बोलो, मैंने उसे आश्वस्त करना चाहा। रामू ने कोई तकलीफ़ तो नहीं दी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा तो मैंने कि बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारा। तो सरकार, एक विनती थी, उसने फिर दोहराया। बोलो ना, क्या बात है? न जाने वो क्या कहना चाह रहा था। अभी काम करने दे रामू को। क्या? मैं कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। और सरकार, ये बबुआ है, छोटा है रामू से,
हीरा कहता जा रहा था। इसे भी पालने तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन बात क्या है, तुम तो लड़के को पास बुला रहे थे। बुलाते तो थे साहब, लेकिन फसल को पाला मार गया है, यहाँ रहेगा तो खिलाएंगे क्या। उसके स्वर में सोचा समझा निर्णय साफ झलक रहा था। लेकिन इसकी माँ, मेरा वाक्य अधूरा ही रह गया। मैं ना रुकूंगी सरकार, हीरा की औरत बीच में ही बोल पड़ी। इन्हें भरपेट रोटी देते रहना तो गुन गाऊंगी तुम्हारे। भगवान तुम सबको बनाए रखे। देखते ही देखते रामू ने अपना सामान वापस रख दिया। उसके पीछे दुबला पतला निरीह सा बबुआ था, घुटे सिर का, मैला सा जांघिया बनियान पहने, कुछ वैसा ही जैसा 3 साल पहले रामू दिखाई पड़ा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सीतेश आलोक की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी वापसी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।